नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल नागेश शर्मा कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इन सी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको इसके बारे में बहुत डाउट रहता है, तो इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक्सटर्नल वेरिएबल्स के कुछ फीचर्स को डिस्कस करूंगा। कौन-कौन से फीचर होते हैं? पहला फीचर होता है स्टोरेज। तो किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल को जो मेमोरी मिलती है, वो मेन मेमोरी के अंदर मिलती है। जो भी उसको स्पेस मिलेगा, वो मेन मेमोरी में ही मिलेगा। सेकंड, आपका डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल की 0 होती है। किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है और एक्सटर्नल वेरिएबल की जो लाइफ है, जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक आपका एग्जिस्टेंस में रहेगा। उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश होगी, आपका एक्सटर्नल वेरिएबल फ्री कर दिया जाएगा। सारे एक्सटर्नल वेरिएबल आप सारे फंक्शंस के बाहर ही लिखते हो और ये ताकि ये सारे जो आपके एक्सटर्नल वेरिएबल सारे फंक्शंस को एक्सेसिबल हो सकें। स्टैटिक वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल को दोस्तों दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो हम लोकल स्कोप में यूज कर सकते हैं या फिर ग्लोबल स्कोप में यूज कर सकते हैं। तो लोकल स्कोप में कैसे यूज करते हैं? जैसे आपने कोई फंक्शन लिखा है, तो उस फंक्शन के अंदर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो केवल ये फंक्शन जो स्टैटिक आपका जो फंक्शन होगा, वही उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। और स्टैटिक बनाने का क्या बेनिफिट हुआ? स्टैटिक बनाने का बेनिफिट ये हुआ कि जब आप किसी फंक्शन को एक बार कॉल करने के बाद दोबारा कॉल करोगे, तो दोबारा कॉल करने में वो उसी वैल्यू से स्टार्ट करेगा जो पहली कॉल के बाद आपकी अपडेट हुई थी। ओके? पर जब आप स्टैटिक वेरिएबल को लोकल स्कोप में यूज करते हो तो कोई दूसरा बाहर वाला फंक्शन उसको यूज नहीं कर सकता है, केवल वही फंक्शन उसको यूज कर सकता है उस वैल्यू को। पर अगर आप स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करते हो, तो ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करने से बेनिफिट क्या होता है कि उस प्रोग्राम के उस फाइल के जितने भी फंक्शन है वो उस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। अब स्टैटिक बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा तो आप ग्लोबल वेरिएबल के साथ भी कर लेते हो, ठीक है? तो अगर आप किसी ग्लोबल वेरिएबल के आगे स्टैटिक वर्ड लगा देते हो, तो उससे क्या होगा कि उसका जो स्कोप है, वो उस फ़ाइल के अंदर तक ही सीमित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस फ़ाइल के बाहर आप इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, पर जो नॉर्मल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, वो आपके एक्सटर्नल वेरिएबल कहलाते हैं और उन वेरिएबल्स को आप अपनी फ़ाइल से बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। तो कोई दूसरी फाइल भी एक्सेस कर सकती है ग्लोबल वेरिएबल्स को, पर अगर स्टैटिक लग गया साथ में तो नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो इसको हम आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी देखेंगे। तो आइए पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ग्लोबल वेरिएबल का है। इसमें आप देख रहे हो आपने एक हेडर फाइल इंक्लूड की है और दो फंक्शंस की डिक्लेरेशन दी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एक वेरिएबल है इंट के, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है आपका जो एक्सटर्नल क्लास के अंदर लाई करता है आपका। तो यहाँ पर आप देखते हो मेन फंक्शन में आपने पहले के की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो जैसा कि आपको पता है जो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, उनकी उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ओके? तो उसके बाद आप यहाँ पर ये आपका के की वैल्यू को 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर आप इंक्रीमेंट फंक्शन को देखो तो इंक्रीमेंट फंक्शन की जो कॉल होगी, इंक्रीमेंट फंक्शन, तो इंक्रीमेंट फंक्शन में के आपका लोकली डिक्लेयर तो है नहीं, तो ये भी इस ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करेगा। के का वैल्यू 0 एक्सेस करेगा, 0 से अपडेट होके 1 हो जाएगा और उसके बाद ये के की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। कंट्रोल वापस आपका मेन फंक्शन में रिटर्न होगा। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया गया, तो जब इंक्रीमेंट पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो ये के की लेटेस्ट वैल्यू को यूज करेगा, के की वैल्यू आपकी 1 यूज करेगा और के की वैल्यू को अपडेट करके 2 कर देगा और उसके बाद इंक्रीमेंट करके के की वैल्यू को 2 प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब कंट्रोल वापस आएगा तो मेन फंक्शन में डिक्रीमेंट फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी आपकी, तो कंट्रोल आपका डिक्रीमेंट फंक्शन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर के की वैल्यू 2 यूज हुई थी, मतलब 2 यूज करेगा और के की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 1 कर देगा और 1 डिस्प्ले कर देगा। वापस जब कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर आएगा तो यहाँ पर आपका फिर से एक दूसरा डिक्रीमेंट अभी कॉल होना बाकी रह गया है, तो डिक्रीमेंट फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर के की वैल्यू 1 यूज होगी, तो के का वैल्यू अपडेट होकर 0 हो जाएगा और उसके बाद डिक्रीमेंट करके वैल्यू 0 डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपके पास कुछ आउटपुट्स हैं जो आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे। अब मैं आपको एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करना बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने 2 फाइल्स शो की हुई हैं और ये दोनों सेपरेट प्रोग्राम्स हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपका एक वेरिएबल है कि इंटीजर के इक्वल टू 21, ये ग्लोबल स्कोप में आपने डिक्लेयर किया है और आपने एक वेरिएबल इंटीजर जे और यूज किया है, पर उसे आपने डिक्लेयर कहाँ पर किया? मेन के बाद डिक्लेयर किया है।
तो इसमें आप मेन के अंदर जब आप के वेरिएबल को एक्सेस करोगे और जे वेरिएबल को एक्सेस करोगे, तो के वेरिएबल को एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि के आपका मेन से पहले डिक्लेयर हुआ है, के की वैल्यू 21 हो जाएगी। और जब आपका जे को एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि जे आपका मेन से पहले मतलब अपने यूज से पहले डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर एक एरर आएगा, और वो एरर क्या होगा आपका, अनडिफाइंड वेरिएबल जे। अब हम सेकंड फाइल पर आते हैं। सेकंड फाइल में आपका सेम ही प्रोग्राम है लगभग, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आपका जे वेरिएबल को एक्सटर्न डिक्लेरेशन के साथ यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी वेरिएबल को अगर आप एक्सटर्न डिक्लेयर कर देते हो, तो उस कंडीशन में उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो प्रोग्राम में कहीं भी एग्जिस्ट करेगी ग्लोबल स्कोप में। तो जरूरी नहीं है उसको मेन से पहले ही लिखा जाए जे को अगर आप बाद में भी लिख दोगे तो भी आपका वो एक्सेसिबल हो जाएगा आपका। तो जब आप एक्सटर्न डिक्लेरेशन यूज करते हो, तो एक्सटर्न डिक्लेरेशन के केस में उस वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो सेम प्रोग्राम में चेक करता है, सेम प्रोग्राम में मिल गई तो ठीक है, नहीं तो प्रोजेक्ट में अगर कोई दूसरी फाइल होगी तो उसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा 21 और 41। तो ये डिफरेंस है। ऐसे केस में अगर आप वेरिएबल को बाद में डिफाइन करते हो, बाद में डिक्लेयर करते हो, तो आपको एक्सटर्न डिक्लेरेशन लिखना मस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप इसका यूज देख सकते हो कि आप एक्सटर्नल वेरिएबल को दूसरी फाइल से कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास दो फाइल है, pr1.c और function.c। तो हमने पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। तो एक मिनट, हेडर फाइल को इंक्लूड किया हमने, हैश इंक्लूड std.h और हैश इंक्लूड function.c। तो सेकंड फाइल जो function.c है, उसमें आपने क्या लिखा है, एक वेरिएबल एक्सटर्न डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर आपने एक्सटर्न किसी फंक्शन के अंदर आपने नहीं डिक्लेयर किया है, यहाँ पर आपने ग्लोबल स्कोप में एक्सटर्न को डिक्लेयर किया है। तो इसका मतलब जो fun1 और fun2 दोनों के लिए कॉमन डिक्लेरेशन हो जाएगी आपकी। अगर आप इस फंक्शन के अंदर अलग से लिखते हैं एक्सटर्न इंटीजर के, तो आपको fun2 में भी अलग से लिखना पड़ता है एक्सटर्न इंट के। तो अगर सारे फंक्शन ही एक्सटर्नली एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो के आपका जो वेरिएबल है वो आपको इस फाइल में नहीं मिल रहा है, फंक्शन डॉट सी में, आपको दूसरी फाइल में मिलेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने हैश इंक्लूड फंक्शन डॉट सी लिखा। तो फंक्शन डॉट सी क्या करेगा, जब भी ये आपकी हैश इंक्लूड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, तो प्री प्रोसेसर इस फाइल के जो कंटेंट्स हैं, ये जितनी भी फाइल के कंटेंट हैं आपके ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि ये जो पूरा कोड जो फंक्शन डॉट सी में लिखा हुआ है, वो आपका हैश इंक्लूड stdi.h के बाद आ जाएगा आपका। बाद में अगर आ जाएगा तो आपकी जो इंटीजर के इक्वल टू 35 वाली स्टेटमेंट है, ये नीचे पड़ जाएगी। और अगर ये नीचे पड़ जाएगी आपकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था, कि अगर आपका ये के एक्सेस होगा और के की डेफिनेशन अगर आपके नीचे मिलेगी, तो एक्सटर्न डिक्लेरेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इसीलिए इसमें एक्सटर्न लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप मेन फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो printf %d k, तो k की वैल्यू आपकी क्या डिस्प्ले हो जाएगी, 35 डिस्प्ले हो जाएगी। और जब फंक्शन 1 कॉल होगा, तो एक तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है दूसरी फाइल में, पर ये एक्चुअल में प्री प्रोसेसर ने क्या कर दिया होगा, इस पूरे कोड को जो इसकी डेफिनेशन है उसको इसी प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया होगा। इंक्लूड करने की वजह से आपका आपको आपका ये फंक्शन इसी फाइल से एक्सेस हो जाएगा आपका। तो फंक्शन 1 को जब आप एक्सेस करोगे, तो फंक्शन 1 में आप देख सकते हो के की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू आपकी 36 हो जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपका ये वापस आएगा कंट्रोल, और fun2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, क्योंकि उसने डिक्रीमेंट किया वैल्यू को। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा, इस printf मेन की जो printf है, ये 35 देगा, fun1 आपको 36 देगा और fun2 आपको 35। तो इसका जो आउटपुट होगा 35, 36 और 35 होगा आपका। क्लियर। तो इसकी आउटपुट आ गई आपकी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ये डिक्लेयर किया फंक्शन को, इंटीजर fun1 और fun2। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये पूरा डेफिनेशन आपका उठ के अगर इधर आ जाएगा, तो क्या इनको डिक्लेयर करना जरूरी है? तो इनको डिक्लेयर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप हटा सकते हैं यहाँ से। क्योंकि अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन पहले आ जाए उसकी कॉल से, उसकी कॉल से अगर पहले आ जाती है, तो उनको डिक्लेयर करना आपके लिए जरूरी नहीं होता है। तो इन डिक्लेरेशंस को हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कोड उठ के फंक्शन डॉट सी का पूरा कोड उठ के आपका pr1.c में आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ टू एक्सेस एक्सटर्नल वेरिएबल्स फ्रॉम डिफरेंट फाइल। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये जो दो फाइल आपकी file1 डॉट सी है और file2 डॉट सी है, ये आपकी एक सिंगल प्रोजेक्ट में रखी जाएंगी। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, कि आप दोनों फाइल्स को कैसे सिंगल प्रोजेक्ट में रखते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आपको लिंक दिखाई दे तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। आप उसे देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सटर्नल कंसेप्ट को पढ़ रहे हो, या फिर आपने एक्सटर्नल के कंसेप्ट में आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने दो अलग अलग फाइल रखी हैं, और फर्स्ट फाइल में आपका के वेरिएबल है, के को डिस्प्ले करके इंक्रीमेंट कर दिया गया है, फिर डिस्प्ले को कॉल किया गया है। और डिस्प्ले फंक्शन में जो के वेरिएबल है उसको क्या किया गया है, एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन के साथ लिखा गया है। तो एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन करने से क्या होगा कि पहले तो ये सेम फाइल में सर्च करेगा, यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी फाइल जो प्रोजेक्ट में होगी उसमें सर्च करेगा। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है एक प्रोजेक्ट में आपकी दो ही फाइल हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ज्यादा भी हो सकती हैं तो किसी भी फाइल में सर्च करेगा, किसी किसी भी फाइल में आपका के मिल गया। अ, वैसे तो के आपको एक ही फाइल में मिलेगा, और एक ही फाइल में लिखना पड़ेगा। अगर दो फाइल में लिख दिया तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और लिंक एरर आएगा वहां पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन से, तो यहाँ पर आपका इनसाइड मेन के की वैल्यू 21 होगी, फिर के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 22 हो जाएगी। और उसके बाद जब डिस्प्ले कॉल होगा तो आपका ये इनसाइड डिस्प्ले के की 22 वैल्यू को यूज करेगा। तो जिसका जो आंसर होगा वो के इक्वल टू 21 इनसाइड मेन, और इनसाइड डिस्प्ले के इक्वल टू 22 आपका आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि file1 डॉट सी और file2 डॉट सी, दे आर डिफरेंट फाइल्स इन ए सिंगल प्रोजेक्ट। तो इस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, सिंगल प्रोजेक्ट में कैसे रखना है इनको। So if a variable is defined outside all functions, then not only it is available to all other functions in the file in which it is defined, but it is also available to functions defined in other files. तो यही हमारा मोटिव है कि अगर आप किसी वेरिएबल को ग्लोबल आप बनाते हो, तो उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है वो आपका ना केवल सेम फाइल में बल्कि उस दूसरी फाइल्स में भी एक्सेसिबल हो जाएगा। और दूसरी फाइल में जो उसकी डिक्लेरेशन है वो आपकी एक्शन कीवर्ड के साथ होनी चाहिए, तभी आपका वो उसको पिक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इफ यू प्लेस ए वर्ड स्टैटिक इन फ्रंट ऑफ एन एक्सटर्नल वेरिएबल, अगर हम किसी एक्सटर्नल वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दें तो उससे वो उस फाइल के लिए प्राइवेट हो जाता है, किसी दूसरी फाइल में नहीं एक्सेस कर पाएगा, चाहे आप एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सटर्नल डिक्लेरेशन यूज करो या ना करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप किसी स्टैटिक एक्सटर्नल वेरिएबल को किस तरह से आप पिक करने की कोशिश कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर file1 डॉट सी और file2 डॉट सी, ये दोनों फाइल फिर से आपकी एक सिंगल प्रोजेक्ट के पार्ट है। तो आपने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h स्टैटिक इंट के इक्वल टू 21। तो सेम ही प्रोग्राम है आपका, आपने केवल स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लिया। तो इसकी में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो तो उसके बाद इस फाइल से बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। पर जब आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे, डिस्प्ले फंक्शन दूसरी फाइल में मिलेगा। यहाँ पर आपका जो वेरिएबल की है वो एक्सटर्नल डिक्लेरेशन किया गया है, इसका मतलब इसको जो डेफिनेशन मिलेगी वो दूसरी फाइल से मिलेगी, और दूसरी फाइल में आपका लॉक लगा दिया गया है। आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लिया, इससे बाहर वो एक्सेसिबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस के को अपनी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो के इसके लिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मतलब आपने डिक्लेयर तो किया है आपका, पर इसको इसकी डेफिनेशन नहीं मिल पा रही है डेफिनेशन पे, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की वजह से लॉक लग गया। तो यहाँ पर एक लिंक एरर आएगा। वो लिंक एरर क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ ग्लोबल स्कोप आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड देयर फाइल। तो एरर तो आपका लिंक एरर आएगा, पर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ ग्लोबल स्कोप आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड देयर फाइल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर एक वेरिएबल के है जो ग्लोबल स्कोप में 21 लिखा गया है, और आपका जो मेन वेरिएबल के अंदर फिर से मैंने के वेरिएबल को यूज किया है, और के की वैल्यू 11 है। ओके, तो जब भी आप सेम नाम का लोकल वेरिएबल यूज करते हो और सेम नाम का ही आपके पास ग्लोबल वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आपका वो वेरिएबल यूज होगा तो उसमें स्कोप मैटर करेगा। तो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर इनसाइड में अगर आप के की वैल्यू को डिस्प्ले करते हो तो के की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। जब डिस्प्ले को कॉल करोगे तो डिस्प्ले फंक्शन में तो के आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ये अपनी जो डेफिनेशन है वो आपका यहाँ कहाँ से लेगा, ग्लोबल से लेगा, और ये आपका 21 प्रिंट करेगा।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके जो मेन और डिस्प्ले हैं ये दोनों एक ही फाइल का पार्ट है। दोस्तों अगर आपको ये यूज करना पड़ जाए, आपसे कहा जाए कि मैंने यहाँ पर k इक्वल टू 11 लिख दिया तो लोकल वाला ही यूज हो रहा है, पर फिर भी अगर आपको ये आपसे पूछे कि ये कैसे एक्सेस होगा, तो ये एक्सेस करने के लिए हम बाहर वाले ग्लोबल को एक्सेस करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अगर आप इस के से पहले 2 कॉलन लगा दोगे तो आप देखिएगा आपकी 21 वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। 2 कॉलन आपको लिखने हैं, 2 कॉलन आपके स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करता है। तो लोकल यहाँ पर आपको बताया गया, लोकल वेरिएबल विल गेट प्रेफरेंस ओवर ग्लोबल वेरिएबल विद द शेयर कॉमन नेम। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई आपसे पूछे कि ऑटो इंट के, रजिस्टर इंट के, स्टैटिक इंट के और एक्सटर्नल इंट के में क्या डिफरेंस है, तो ऊपर वाले जो तीनों हैं वो आपके डेफिनेशंस कहलाते हैं और ये आपकी केवल डिक्लेरेशन कहलाता है। तो आप जब एक्सटर्नल इंट के को डिक्लेयर करते हो तो इसको मेमोरी नहीं मिलती है आपकी, बाकी सबको मेमोरी मिलती है आपकी। तो मेमोरी एक्सटर्नल वेरिएबल को एक ही प्लेस पे मिलती है जहां पर वो ग्लोबली डिफाइंड होगा, डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कब स्टैटिक यूज करना चाहिए, कब रजिस्टर यूज करना चाहिए, कब एक्सटर्नल यूज करना चाहिए। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास आपको केवल तभी यूज करनी चाहिए कि जब आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में परसिस्ट करे। कहने का मतलब फर्स्ट कॉल के एंड में जो वैल्यू है वो अगर आप सेकंड कॉल में यूज करना चाहते हो तो आपको स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज करनी पड़ती है। सेकंड, रजिस्टर स्टोरेज क्लास आप कब यूज करोगे? रजिस्टर स्टोरेज क्लास आप केवल उन्हीं वेरिएबल्स को के लिए यूज करोगे जो आपके प्रोग्राम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सेस किए जा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल है आपका कि आप जब लूप चलाते हो तो लूप चलाने के लिए जैसे आई की वैल्यू 0 से लेके और आप 100 तक वेरी कराते हो, तो लूप आपका वो वेरिएबल होगा जो आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस होगा, बार बार जितनी भी इटरेशंस आपकी होंगी उन इटरेशंस में आपका लूप का जो वेरिएबल आई होगा वो बार बार एक्सेसिबल होगा। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास देना पसंद करते हैं। और रजिस्टर स्टोरेज क्लास आपके पास क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है, पर ये कंपलसरी नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट ग्रांट ही हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो आपके सिस्टम होता है, आपका प्रोसेसर होता है, उसमें जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करने में बिजी रहते हैं। तो हमें इन रिसोर्सेज का बहुत केयरफुली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अगर आप किसी वेरिएबल को रजिस्टर बना देते हो तो अगर उसको रजिस्टर में मेमोरी स्पेस मिल जाता है तो जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा तो आपका वो वेरिएबल रजिस्टर स्टोरेज को ही फॉलो करेगा। आपका रजिस्टर में इसलिए लिखा जाता है तो क्योंकि रजिस्टर स्टोरेज होती है वो आपकी मोस्ट एफिशिएंट होती है, तो आपका वेरिएबल बार बार आपको मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो रजिस्टर में रहेगा तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, यूज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास फॉर ओनली दोज वेरिएबल्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस। अगर आपका कोई वेरिएबल ऐसा है जिसको सारे फंक्शन एक्सेस कर रहे होंगे तो उसको एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास देना ही बेटर रहता है। तो उसको आप ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो ताकि सारे फंक्शन उसको एक्सेस कर सकें। और इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जब आप फंक्शन कॉल में जो पैरामीटर पास करते हो तो वो आपको पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वेरिएबल को जब आपने ग्लोबल ग्लोबल एक्सेस दे ही दिया है तो सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में उस वेरिएबल को पास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग ऑल द वेरिएबल्स एज एक्सटर्नल वुड अमाउंट टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। अगर आप सारे वेरिएबल्स को, आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज होती है आपकी एक्स्ट्रा, आपका ग्लोबल वाला कंसेप्ट, तो आप सारे वेरिएबल को अगर आप ग्लोबल बना देते हो, मतलब कहने का मतलब सारे वेरिएबल को एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास दे देते हो, तो उससे आपका कुछ लॉस होता है। उससे क्या होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो वेरिएबल होते हैं उनको मेमोरी तब तक वो मेमोरी उनको मेमोरी तब तक मिली रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम ही खत्म ना हो जाता। जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सटर्नल वेरिएबल की जो लाइफ होती है जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक रहेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने किसी ऐसे वेरिएबल को भी अगर आपने ग्लोबल बना दिया जिसको केवल एक ही फंक्शन यूज कर रहा था, आपके पास 10 फंक्शन थी, 10 फंक्शन में से एक ही फंक्शन ने उस वेरिएबल को यूज कर रहा था, बाकी 9 नहीं यूज कर रहे थे, तो ये टोटली वेस्टेज हो जाएगा आपके वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करना। आप उस वेरिएबल को लोकल बना सकते थे, क्योंकि लोकल वेरिएबल आपके जब भी एग्जिस्टेंस में आते हैं, जब भी वो फंक्शन या ब्लॉक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो उनको मेमोरी मिलती है, और जैसे ही वो ब्लॉक आपका टर्मिनेट होता है तो वो फ्री कर दिए जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रोग्राम के
फिनिश होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका जो वेरिएबल है जैसे ही स्कोप से बाहर आएगा वो तुरंत उसकी मेमोरी फ्री कर दी जाएगी। तो कोई वेरिएबल अगर ऐसा है जिसको सारे फंक्शन लगभग सारे फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं तो उसको ग्लोबल बना दीजिए, और अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जिसको केवल बहुत ही कम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसको लोकल बनाना ही ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका लिंक, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, उसे जरूर देखिएगा, आपको पूरा प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।